नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। बहुत सारे लोगों ने आरओ का फॉर्म डाला होगा। बहुत सारे लोग लग के उसकी तैयारी कर रहे होंगे। और जो लोग फॉर्म डालते हैं, लगभग सब लोग सोचते हैं कि उनको इस बार सिलेक्शन लेना है। ये बात बिल्कुल सच है। तो आप कहेंगे कि लगभग 11.25 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है, तो सारे लोग सोच रहे हैं। फॉर्म डालते समय तो कम से कम सोचे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 11 लाख लोग, जितने भी लोग फॉर्म डाले हैं, 10,76,004 जो भी आंकड़े हैं, आंकड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बड़ी संख्या है जिन्होंने जब फॉर्म डाला होगा तो सोचा होगा कि वो बनेंगे। लेकिन क्या इतने लोग बन पाएंगे? और क्या इतने लोग सीरियस कैंडिडेट हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं। फॉर्म ज्यादा पड़ा, सीटें कितनी हैं? अगर सीटों की बात की जाए तो सीटें नियर अबाउट 560 के आसपास। तो अंततोगत्वा जो सिलेक्शन होगा वो 560 लोगों का होगा। लेकिन 560 लोगों को आयोग तुरंत बुला के उनका एग्जाम इसलिए नहीं करा सकता क्योंकि इतने फॉर्म बड़े हैं। तो उसको पहले एक प्रारंभिक परीक्षा करानी पड़ेगी, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। उसमें लोगों की छटनी होगी और इन सीटों का 15 गुना, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 8400 आएगा। इतने लोग आएंगे जो मेन एग्जाम देंगे, और मेन एग्जाम जो पास करेंगे वो लोग फाइनली सेलेक्ट होंगे। तो ये छठवीं परीक्षा में जो ये 10,76,000 के आसपास संख्या है, इस संख्या में से छठ के इतने लोगों को आना है। इतने लोगों को आना है तो कौन लोग इसमें आएंगे? वही तो बहुत ज्यादा अंतर हुआ ना, लाखों में और यहाँ पर 1000 में आना है, फिर सैकड़ों में सिलेक्शन होना है। तो इस परीक्षा में वही लोग छठ के आएंगे जो समझेंगे कि पेपर का नेचर क्या होता है। नेचर ऑफ पेपर की अगर हम बात करें तो किसी भी पेपर में आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी आप परीक्षा दे रहे हैं, तो उस पर क्या रेशियो होगा, उस परीक्षा में क्या रेशियो होगा कंसेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चंस का, और उसी के हिसाब से पेपर को टफ और सरल भी कई बार माना जाता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट वाला पेपर ही टफ होता है, फैक्ट वाले भी पेपर टफ हो जाते हैं। अगर हम आरओ को ध्यान में रख के ये बात करें, आपसे मैं कहूं कि समीक्षा अधिकारी आपको बनना है और आरओ की परीक्षा आपको देनी है, तो 2010 से अभी तक के पेपर को आप देखेंगे। सबसे लेटेस्ट पेपर है 2023 में, जो जिस वैकेंसी का ये पुनः एग्जाम होने जा रहा है, पुनर्परीक्षा होने जा रही है, उस पेपर को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें एक परिवर्तन आपको नजर आएगा, एक चेंज नजर आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है पिछले प्रश्न पत्र से भिन्न, ये आपको देखना पड़ेगा। और 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम जो दिसंबर 22 में हुआ है, 22 दिसंबर 2024 को हुआ है, तो उसमें भी परिवर्तन एक आपको नजर आया है। तो इनको देखते हुए आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना कॉन्सेप्ट और कितना फैक्ट। आरओ के पेपर में इधर झुकाव ज्यादा होता है, थोड़ा अपेक्षाकृत। अगर इसको हम 2 टिक दे रहे हैं तो यहाँ पे 1 टिक, यानी कि 2/3 फैक्ट और 1/3 पेपर आपका जो होता है वो क्या होता है, फैक्चुअल होता है। तो 1/3 कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल में क्या फैक्ट नहीं, जब आपका कॉन्सेप्ट तैयार होगा तो फैक्ट भी तैयार होंगे। और क्या आप कह सकते हैं खालिस फैक्ट, जो निरा फैक्ट ही होता है, वहां कॉन्सेप्ट नहीं होता है? वहां भी होता है। एक दूसरे पे ये इंटरडिपेंडेंट चीजें हैं, इंटर रिलेटेड चीजें हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट अलग अलग नहीं होता है, लेकिन मात्रा इसमें ज्यादा होती है। कुछ चीजें जैसे इसमें आपसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में इस तरीके से पूछी जाएगी, घटनाओं का क्रम, बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ज्योग्राफी में भी कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जैसे वर्षा पर आधारित, कहाँ पे वर्षा कम होती है, कहाँ पर ज़्यादा होती है। पॉलिटी में आपसे आर्टिकल पूछ लिए जाएंगे। इकोनॉमी में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस साल में कितनी वृद्धि दर रही, इस टाइप के क्वेश्चन। एक समय था जनसंख्या और नगरीकरण के लगभग 10 सवाल आ जाते थे। क्या कारण था फैक्ट ज़्यादा पूछने का? क्योंकि नेचर ऑफ जॉब जो है उस पर डिपेंड करता है कि क्या आपसे पूछा जाएगा। कोशिश ये रहती है, हालांकि बहुत कुछ ऐसा नहीं हो पाता है, ये कोशिश होती है। कई बार आपको ऐसे भी पेपर मिलेंगे जहां पर कंसेप्ट ज्यादा आपको दिख जाएगा, लेकिन फिलहाल आरओ के मामले में ये सही है। ये तो आपने समझ लिया। तो ये फैक्ट तैयार कैसे होंगे?
तो यहां पर सीधी बात है कि आपको फैक्ट तैयार करने के लिए अंडरस्टैंडिंग तो जरूरी है ही है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको यहां पर लर्न करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा, आपको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा, कई बार आपको चीजें नहीं याद होंगी तो बार बार दोहराना पड़ेगा। जैसे कहते हैं सुबह उठ के पढ़ो, बार बार दोहराओ, वो काम भी यहाँ पे करना पड़ सकता है। इस वजह से हिंदी है, आरओ में जो आपका दूसरा प्रश्न पत्र है वो हिंदी का है, 60 नंबर की और 60 क्वेश्चन की ये हिंदी है। तो ये 60 क्वेश्चंस, इसमें आप मान सकते हैं कि 1/3 कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, बाकी सब रटना है। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं, आपसे पूछ लिया गया कि विशेष से क्या तात्पर्य है, विशेषण से क्या तात्पर्य है, तो ये तो आप कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है, ये अवधारणात्मक समझ है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि किससे कौन सा शब्द बन रहा है, उसका ओरिजिन क्या है, कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है, तो ये सब तथ्य ही है। तो इसको आप समझिए, यानी रटना आपको पड़ेगा, केवल समझ से काम नहीं चलेगा। अब रटने में आप कैसे रट रहे हैं, तो कई बार आप ग्रुप डिस्कशन का सहारा लेते हैं कि 2-4 लोगों का ग्रुप बना लिया, लेकिन ये 2-4 जो लोग हों, जो लोग आपके ग्रुप में हैं, ये पढ़ने में कैसे हैं, कई बार पता चला कि ये लोग खाली ही हु ही करते हैं, दिन भर बैठ के ये चाय पीने वाला ग्रुप है और पूरा दिन पढ़ाई के नाम पे चाय ही पी रहा है। पता चला कि ये चुटकुलेबाजी ही हो रही है। पता चला कि इसमें एक कैंडिडेट है जो ठीक ठाक है और बाकी वो सबको पढ़ा रहा है। अब हो सकता है ये खुद का पढ़ता, तो आप समझ सकते हैं कि 4 घंटे 5 घंटे अगर ये साथ में पढ़ रहा है, ये पढ़ा रहा है, खुद का ये पढ़ता तो और ज़्यादा इफेक्टिव अपनी स्टडी कर सकता था। लेकिन ये पढ़ा रहा है, बाकी सब हैं इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, खाली ये क्या कर रहे हैं, मैगी वैगी बना के ले आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये चाय का पेमेंट कर देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ये भी नहीं करते हैं। कई बार लड़के लड़कियों के मामले में ऐसा होता है, अगर बॉयज़ और गर्ल्स का ग्रुप होता है तो उसमें कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि समय की बर्बादी बहुत सारी होती है, कई बार बड़ी अच्छी पढ़ाई भी होती है। देखो ये डिपेंड करता है कि किन लोगों का चुनाव आपने किया है। तो ग्रुप डिस्कशन तो आप करिए, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि ग्रुप में आपके कौन कौन से लोग हैं, और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 4। 10 लोग बैठ जाएंगे कुछ नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन पे 10 आर्गूमेंट आएंगे, 5 आर्गूमेंट आएंगे और उसी में आप जूझते रहेंगे। ठीक है, गवर्न्ड बाई सम रूल्स, ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि इसमें फालतू समय ऐसा हम नहीं देंगे कि टाइम वेस्टिंग हो रहा है, खूब ज्यादा टाइम बर्बाद आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ये आप करिए। दूसरी चीज है कि आप जो एग्जाम के पैटर्न को समझे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि फैक्चुअल है कि कॉन्सेप्चुअल है, तो इस पैटर्न को अगर आपने समझ लिया है तो इस पर आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं, इस पर आप कितना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इस पर आप कितना फैक्ट रट रहे हैं, यानी कि इस पे आप कितना फैक्चुअल तथ्यात्मक जो आंकड़े हैं, डेटाज हैं, उन पे कितना काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होगा आप पूरे एग्रीकल्चर डेटा पढ़ ले जाएंगे, मिनरल्स के डेटा पढ़ के जाएंगे, कई बार ऐसा होगा कि आप सारी हायरार्की याद कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं जानता हूं कि ये सब बातें मोटी मोटी ऐसी बातें हैं जो सबको पता है, ये भी मैं जान रहा हूं, लेकिन हनुमान जी को भी बहुत शक्ति थी, लेकिन कई बार याद दिलानी पड़ती थी। याद दिलाओ तब वो बोलते ठीक है, वो पूरा किष्किंधा पर्वत ही ले आएंगे, नहीं तो अपना ठीक है जी प्रभु बताइए। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास वो कैपेबिलिटी होती है, वो क्षमताएं होती है, लेकिन आप नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपने समझ ली हैं, और इन समझ के साथ में आप, एक चीज है कि आप रेगुलर हैं, अनवरत पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार आप अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस खूब ज्यादा कर रहे हैं, आप अपनी कमियों को बार बार दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इंप्रूव कर रहे हैं खुद को, है ना। आपके पास डेली का एक मोटा मोटा रूटीन है और उस डेली रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। आपके पास डेली का टारगेट है कि आप आज इतने क्वेश्चन जीएस के तैयार करेंगे, या फला फला टॉपिक आप जीएस के पढ़ेंगे, फला टॉपिक आप हिंदी का आज रिवीज करेंगे। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं और कंटिन्यूसली आप 2 महीने 3 महीने तक अपने को इसमें लेके चल रहे हैं, तो आप दावा कर सकते हैं कि एक सीट आपकी है, प्रीलिम्स आप पास कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये सारी चीजें करने के बाद में केवल आपका प्रीलिम्स ही नहीं पास होगा, प्रीलिम्स का जो
200 मार्क्स का आपका पेपर है, 140 का जीएस का और 60 नंबर का हिंदी का, ये सीधा कैरी ऑन होता है। ये आपका प्रीलिम्स है और ये आपका मेन एग्जाम है। यहाँ पर 180 मार्क्स का सीधा कैरी ऑन होता है। अगर यहाँ पे आपका बेसिक अच्छे तैयार हो गया तो आप प्रीलिम्स पास करने के लिए एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप फाइनल सिलेक्शन के लिए एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर ये हो गया तो निश्चित तौर पर आपको इसका एज मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा, आप मेंस अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि मेंस में एक अच्छी फाइट होती है और मेंस में वही लोग पहुंचते हैं जिन्होंने कम से कम प्रीलिम्स पास किया है, यानी कि जीएस हिंदी एक बेसिक स्तर पर काफी अच्छा तैयार है उनका, क्योंकि सारे लोग नहीं पास कर पाए थे। बाकी और पेपर है, निबंध है और ये सारी चीजें जो आपको करनी पड़ेंगी। तो ये काम अगर आप कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप ये केवल मान के मत पढ़िएगा कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, हमेशा ये सोचिएगा आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। और इस समय मेंस मत पढ़िए, आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं उसी में आप 180 नंबर मेंस तैयार हो रहा है। बाकी 400 मार्क्स में से अगर हम 180 माइनस कर दें तो 220 इतना ही आपको बाद में तैयार करना है। इसमें 2 पेपर होंगे, एक का आपका हिंदी का पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव और एक आपका निबंध का पेपर होगा। हिंदी का पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, निबंध का पेपर आपका 120 मार्क्स का होगा। तो 220 मार्क्स का भाई इतना ही तो एक्स्ट्रा तैयार करना है। प्रीलिम्स पास करिए, तैयार हो जाएगा। 3 महीने का समय मिलेगा, 2 महीने का मिलेगा, हम कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं 1.5 महीने का मिलेगा, उतने में भी तैयार हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे अभी भी कॉल करते हैं कि स्ट्रेटजी बनाते समय अभी मेंस एग्जाम में कितना हमको फोकस करना चाहिए। आप मेंस पढ़ तो रहे हैं, ईमानदारी के साथ इसको पढ़िए। मेंस का सिलेबस कॉमन है, ये अकेली एक ऐसी परीक्षा है जो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए सबसे सुविधाजनक है, सबसे अनुकूल परिस्थितियों वाली है। और प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में एग्जैक्टली कॉमन चीजें मिल रही हैं। हिंदी में एक टॉपिक आपका कम हो जाता है पर्यायवाची, जीएस सेम एज प्रीलिम्स रहता है। तो ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं, एक चीज मैं आपको बताऊं, खुद के मरने से ही स्वर्ग दिखता है। आप नहीं करोगे, ये मैं कितना समझा दूं, कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको मैटर भी रोज भेज दूं, आप रोज डेली टारगेट में आपको भेज दूं, डेली रूटीन आपका मैं बता दूं ऐसे ऐसे बना लो, कुछ नहीं होगा। 5 मिनट का मोटिवेशन है, जैसे शॉर्ट्स ऐसे स्क्रॉल होते हैं, आपके दिमाग से मैं भी स्क्रॉल हो जाऊंगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आप इसको कर पा रहे हैं तो आप करिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हीं सब चीजों के लिए कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें आप एनरोल होके रेगुलर हो जाते हैं, है ना। तो अगर आप इसको नहीं खुद कर पा रहे हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं है। लास्ट में पढ़ना तो यार आपको ही है, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम भी आपको ही देना है, मुझे एग्जाम नहीं देना है। आपका पेपर आप ही दोगे, आप ही पास करोगे, आप ही जॉब करोगे, दूसरा जॉब भी नहीं करेगा, ये भी जान लीजिए। बिजनेस नहीं है कि कोई भी बैठ जाएगा। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के, एक हमारा बैच है जिसमें हम डेली टारगेट देके, आप इसको ज्वाइन करिएगा या ना करिएगा। हमने इसमें जो टारगेट सीट बनाई है, जो स्केड्यूल हमने बनाया है, उस स्केड्यूल को आप हमारे ऐप पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद में आप उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपने को ढालने की कोशिश करिए। पूरे सिलेबस को जीएस और हिंदी के उसमें डे बाय डे बांटा गया है, संडे को रिवीजन का टाइम रखा गया है, उस हिसाब से पढ़िए, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ के इसको करिए। टेस्ट बेस्ड पढ़ने से आपकी प्रैक्टिस भी होती है, सिलेबस भी रिवाइज होता है, कॉन्सेप्ट भी बनते हैं, फैक्ट भी तैयार होते हैं। और हमारे पास इस टेस्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ कोर्स है जिसमें हम पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। और एक क्वेश्चन पढ़ के आप हमेशा एक क्वेश्चन ना पढ़िए, एक क्वेश्चन पढ़ के 4-5 क्वेश्चन तैयार करिए, तब तो वो पढ़ाई हुई। बाकी तो ठीक है, आपने पढ़ा, आगे बढ़े, आपने कहा 200 क्वेश्चन हमने देखे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है? आपने मार्केट से बहुत सारी टेस्ट सीरीज ले ली, टेलीग्राम उस पर बहुत सारी आपने निकाल लिया, या उसी पे फुलझड़ियां छुड़ा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि बहुत तैयारी हो रही है। ऐसा नहीं है, आपको जिस रूप में एग्जाम देना है वैसा आप उसको करके देखिए, है ना। हार्ड पेपर उसको टेस्ट दीजिए, गलतियां आपकी पकड़ में आएंगी, ओएमआर में आप क्या गलतियां करते हैं वो पकड़ में आएगा, आपने क्वेश्चन आते आते कौन कौन से गलत कर दिए ये समझ में आएगा। तो आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वैसे आप अपने आप करें तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इसमें एनरोल्ड होने के बाद अगर आप सुस्त पड़ गए तो ऐसा नहीं है कि तिलिस्मी चिराग एक जलेगा और पेपर के एक दिन पहले इनलाइटमेंट पूरा होगा, पूरा सब सर्वजग सर्वशक्तिमान से प्रकाशित होगा, आप में शक्ति आएगी, आपको लगेगा कि बस हो गया। ऐसा नहीं होगा।
आपको पढ़ना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें रेगुलर करनी पड़ेंगी। इसमें इनरोल होने के बाद भी रेगुलर करनी पड़ेंगी, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ लास्ट में कि इसमें इनरोल होने के बाद में आप मोटिवेट होंगे। अगर ऑफलाइन आप आते हैं तो यहाँ बैठ के लोगों को देखेंगे कि लोग कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि जिस समय आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कोई खून पसीना एक करके, रात दिन एक करके, सारी चीजें त्याग कर मेहनत कर रहा होता है। आप जब कराटे की नींद ले रहे होते हैं तो कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है, और जैसे आपको बनाया जाए और दो व्यक्ति आपके सामने बिठाया जाए, एक लापरवाही कर रहा था और एक रात दिन एक करके मेहनत करके पढ़ाई कर रहा था, आप किसको सेलेक्ट करेंगे? पुरस्कार किसको देंगे? तो समय भी उन्हीं को पुरस्कृत करता है जो समय का सम्मान करते हैं, जो समय को इधर उधर बर्बाद नहीं करते, गंवाते नहीं है, उसको कहीं ना कहीं कुछ क्रिएशन में लगाते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो इसमें इनरोल हो सकते हैं, और नहीं तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि उस स्केड्यूल को जरूर फॉलो करें। और अगर आप लखनऊ में हैं तो एक बार ऑफिस विजिट करें, आए, हमसे बातचीत करें, यहाँ बैठ के पढ़ें। अच्छी लाइब्रेरी की सुविधा आपके लिए है, बढ़िया सा एक माहौल में यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ और लगभग बन भी गया है, और अच्छे लोग हैं इस बैच में जो आपकी तैयारी में हर रूप में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।